कल हमने ये थोड़ा सा देखा था कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है लीनियर, वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करेगी, यानी वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। अब टॉर्क है क्या, ये आज हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली घरों में डेली लाइफ में हम नट को किसी पाने से, हम पाना बोलते हैं उसको ना, इंग्लिश में कहते हैं स्पैनर। वहाँ पर एक स्पैनर होता है, नट को हम क्या करते हैं उसकी मदद से खोलते हैं या टाइट करते हैं। तो फर्ज करिए एक नट है, इसको मैं एक स्पैनर से क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। आमतौर पर ये होता है जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो चीज़ खुलती है, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो चीज़ टाइट होती है। तो मैं इसको खोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी के जो टायर होते हैं उनके नट भी ऐसे ही खुलते हैं। तो मैंने स्पैनर पकड़ा हुआ, स्पैनर ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा है, मैं ये शो कर देता हूँ। ये वो स्पैनर है, यहाँ मैंने इसको फंसा लिया नट के साथ, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो देखिए हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने किया क्या है। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ, फिर मैं इसको, कौन सा पॉइंट बेहतर है, 1 2 या 3? 3 पे सबसे ज़्यादा इजी है मेरे लिए इसको घुमाना। मैं एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं, यहाँ पे भी 20 न्यूटन लगाऊं, यहाँ पे भी 20 न्यूटन, यहाँ पे क्या होगा, मुझे लगेगा कि यार मैं आसानी से घुमा रहा हूँ। मैं क्यों आसानी से घुमा रहा हूँ, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जितनी दूर आप फोर्स लगाएंगे, टर्निंग इफेक्ट, मोड़ने वाला इफेक्ट, वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। टर्निंग इफेक्ट क्या है, टॉर्क। तो आप जितनी दूर फोर्स लगाएंगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं एक ही पॉइंट पे लगाऊं, थोड़ी फोर्स लगाई, ज़्यादा फोर्स लगाई, उससे भी ज़्यादा फोर्स लगाई, तो जब फोर्स बढ़ाऊंगा तब तो टॉर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मैं डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, फोर्स। पहले हल्की सी फोर्स लगाई, फिर उससे ज़्यादा लगाई, फिर उससे भी, या अगर यूँ करें, चले यूँ घुमा रहे हैं, पहले हल्की फोर्स लगाई, फिर ज़्यादा लगाई, फिर उससे भी ज़्यादा लगाई। तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा। मुड़ क्यों रहा है, यहाँ से मैंने फिक्स किया हुआ है, यहाँ से फिक्स करना क्यों ज़रूरी है, यहाँ से अगर मैंने नट को तो टाइट करना है बिल्कुल। अगर यहाँ से ये बॉडी है, नट है, फिक्स ना हो, जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा फिर तो ये सीधा आ जाएगा, फिर मुड़ेगा नहीं। यहाँ से फिक्स है इसीलिए मुड़ रहा है, इसीलिए मुड़ रहा है। ठीक है, फोर्स बढ़ाऊंगा तो भी टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो भी टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही मैंने लिखा, इट इज फाउंड दैट टॉर्क डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ, जहां आपने इसको फिक्स किया भाई वही आपका एक्सिस ऑफ। कल भी ये बात समझाई थी, बॉडी को चाहे यूं घुमा रहे हो, बॉडी को चाहे यूं घुमा रहे हो, ये लाइन आपकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर यूं घुमा रहे हो तो ये है, यूं घुमा रहे हो तो फिर ये ज्यूम कर लोगे। ठीक है, अभी हम ज्यूम करते हैं कि ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ से एक सीधी लाइन है, जो ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर क्या, एक्सिस ऑफ, ये बॉडी इसके गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है। अगर मैं फोर्स यहीं पे लगा दूं, जहाँ से पाना मैंने टाइट किया है, यहीं पे मैं फोर्स लगाना शुरू कर दूं, तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। दरवाजे की मिसाल ले लो, इसकी मिसाल ले लो, दरवाजे की मिसाल ले लो। अभी स्कूलों में तो आप लोग दरवाजे छोड़ते नहीं है ना, स्कूल कोचिंग वाले दरवाजे इसीलिए लगाते नहीं हैं। लेकिन फर्ज करें घर है, घर में तो आप सारे शरीफ बच्चे होते हैं, अम्मा अब्बा का डर होता है, स्कूल में तो मिसों को तंग करना होता है, धड़ दरवाजे को लात मार दी किसी ने। खैर, ये वो दरवाज़ा है आपके घर का, सही है। नॉर्मली क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये वाली जो साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड है, ये जो ब्लैक है, ये वो साइड है जो फिक्स है। एक साइड फिक्स होती है ना, दूसरी साइड पे क्या लगा होता है, हैंडल। या तो दरवाज़ा, अगर फ़र्ज़ करें ये हमारा जैसे कमरा है, दरवाज़ा अगर हमने बाहर की तरफ खुलता है तो हम इसको क्या करते हैं, हैंडल को दबाते हैं, अंदर की तरफ खुलता है तो हैंडल को अपनी तरफ खींचते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बाहर की तरफ खुल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्या, मैं हैंडल लगाऊंगा, हैंडल को मैं क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा। मैं हैंडल को सीधा दबा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो हैंडल पे यूँ फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन दरवाज़ा क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। क्यों मुड़ रहा है, अगेन यहाँ उसका ये पॉइंट क्या है, फिक्स है।
ये पिवट है, जहाँ फिक्स होता है इसको क्या कहते हैं? पिवट। यहाँ वो पिवट है जहाँ उसके हिंजेस लगे हैं, जहाँ कब्जे लगे हुए, कब्जे लगे हुए ना हो, कब्जे लगे हुए, वैसे ही दरवाज़ा किसी ने अटकाया हो, आप दबाएंगे तो क्या होगा? पूरा दरवाज़ा गिर जाएगा। तो ये तो कब्जों की वजह से, पिवट की वजह से जो है, इसीलिए पिवट करना ज़रूरी है ताकि बॉडी घूमे, तभी तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो बहरहाल मैं देखिए यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ये वही समझिए 0.3 है, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ 0.2 है, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ 0.1 है, और एक में यहाँ भी लगा दिया चले। तो अगर मैं कब्जे को ही दबा रहा हूँ, कोई अक्लमंद आदमी अगर दबा रहा है, तो क्या ये दरवाज़ा मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। यहाँ लगाऊंगा थोड़ा सा मुड़ेगा, यहाँ लगाऊंगा ज़्यादा मुड़ेगा, यहाँ लगाऊंगा सबसे, इसीलिए हैंडल यहाँ लगा होता है। हैंडल ना दरमियान में लगा होता है, ना इधर लगा होता है, ना हैंडल अगर कब्जे इधर है तो हैंडल बिल्कुल दूसरे कोने पे होता है। क्यों? ताकि आपको दरवाज़ा खोलने में और बंद करने में। तो देखा फिजिक्स का फ़ायदा, दरवाजे बनाने में भी फिजिक्स काम आ रही है, दरवाजे बनाने में भी। वो कारपेंटर जो दरवाजे बना रहा है उसको नहीं पता फिजिक्स कहाँ है, उसने तो उस्ताद से सीख लिया और देख भी लिया। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं यार मैं तो, मेरा दिल इधर नहीं कर रहा लगाने, मैं तो इधर लगाना है, लगाओ तो भाई। वो मालिक मकान मारने के लिए आ जाएगा उठ के, पैसे नहीं देगा दरवाजे के फिर। तो तू कितना अक्लमंद आदमी है, ये दरवाज़ा अब खुलेगा और बंद कैसे होगा? हैंडल इधर लगा दिया, तूने इधर लगा दिया, ठीक है। तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, टॉर्क, डिस्टेंस पर भी। लेकिन एक चीज़ और है, एक और अक्लमंद आदमी मेरी तरह, हैंडल को दबाना यूं है, वो यूं दबा रहा है। बेसिकली तो यूं आप दबाते ना, वो यूं कर रहे हैं, समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? सीधे उसको लगाने चाहिए ना, लेकिन वो सीधे नहीं लगा रहा, वो क्या कर रहा है? किसी एंगल पर। ये जो सीधा लगा रहे हैं तो समझे हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ये जो मैंने ऊपर एरो से शो किया है, सही है? यूं समझ ले, यूं 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 यूं, अगर आपको यूं यूं, इस केस में यूं आपको लग रहा होगा कि ये फिक्स है, यूं लग रही है फोर्स सीधी। अब मैं यूं लगा रहा हूँ, यूं, जब मैं यूं लगा रहा हूँ तो क्या होगा? बॉडी मुड़ेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, समझ रहे हो? दरवाजे को खोलने के लिए आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे इस पे, इस प्लेन पे, समझो दरवाजे के प्लेन पे। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं लगा रहे, आप यूं लगा रहे हैं, ये देख रहे हो ना, क्लियर है? यूं में लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? आराम से मुड़ रहा है, ज़्यादा मुड़ रहा है। यूं में लगा रहा हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं मुड़ रहा। तो अगर आप किसी एंगल पे फोर्स लगाओगे, उस पर भी टॉर्क डिपेंड करेगा, जो मैंने सेकंड डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। तो ये एंगल बन रहा है, किसके दरमियान एंगल बन रहा है? मेरी फोर्स के दरमियान। जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं वो पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर है? ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके लिए बॉडी घूम रही है। साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस। आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस। इसी को पोजीशन वेक्टर कहते थे, याद है? पोजीशन वेक्टर, कोई पॉइंट कहां पर है उसकी पोजीशन कौन बताता है? पोजीशन। साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो मैथमेटिकली हमारे पास टॉर्क का क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है कि टॉर्क बराबर होगा आर एफ साइन थीटा। आर हमारा डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां हम फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, जहां हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जहां हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जैसे मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं ना, तो मैं इसकी सीध में एज्यूम करूंगा एक लाइन जा रही है, उस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, जब मैं फोर्स यूं लगा रहा हूं तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी क्या है? टेढ़ी है। अगर मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है तो उस वक्त मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा? 90। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। जब मैं किसी एंगल पे लगाऊंगा, अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ आ रही है ना बात? इसको कहते हैं, ये थोड़ा सा इंट्यूटिव इसको कहते हैं, ये हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो फिजिक्स ने कहा भाई इस चीज़ को हम कहेंगे टॉर्क, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? टॉर्क। अब देखें एक चीज़ बस और समझ लें,
बल्कि यहाँ तक उतार लें, फिर आगे ये मुझे मिटाना पड़ेगा। ये उतार लिया सब, किसी ने नहीं उतार रहा तो उतार लेना यार। देखिए हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था और 2-3 दफ़ा मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो एफ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस वेक्टर के हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो काम ये वेक्टर अकेले करेगा वो इसके दोनों कंपोनेंट्स मिलके करेंगे। तरीका क्या होता है समझ ले। वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर गिरेगा एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर गिरेगा, तो जहाँ ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो इसका एक कंपोनेंट है, जहाँ ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये इसका दूसरा कंपोनेंट। तो जहाँ वेक्टर की टेल मिल रही होती है, जहाँ वो एंगल बना रहा होता है, सही है, जहाँ उसकी टेल एंगल बना रही होती है उसके साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस में, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है। अभी तो वैसे बहुत आसान है, एक्स एक्सिस वाला कॉस में होगा, वाई एक्सिस वाला, ये कॉस और साइन हमने कैसे निकाले थे, ये ट्राइंगल निकाली थी, ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले में क्या आएगा साइन थीटा, और 90 डिग्री वाली साइड क्या होती है बेस, बेस में क्या आएगा कॉस। साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये निकालना है ना, ठीक है, याद है सर, नहीं याद तो रट लो। थीटा के सामने क्या है साइन थीटा, और वेक्टर की टेल से जो शुरू हो रहा है या जो एंगल से शुरू हो रहा है वो क्या है कॉस। बेसिकली ये निकालते इस तरह थे, लेकिन ये होता क्या है वाई एक्सिस पर, सही है। तो एक्स एक्सिस पर एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस पर एफ साइन थीटा। क्लियर है सबको। बिल्कुल इसी तरह अगर अगेन मैं ये जो आर और एफ जहाँ मिल रहे हैं इसको मैं अगर अपना ओरिजिन मान लूँ, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा आर वेक्टर है, इसको थोड़ा सा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया क्योंकि एंगल वेक्टर्स की टेल के दरमियान बनता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि एक हेड हो एक टेल हो। तो इस आर को मैं थोड़ा सा आगे ले गया, ये आर को मैं आगे ले गया, तो ये एंगल क्या बन रहा है आर और एफ के। अब देखिए कंडीशन यही है तकरीबन, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा, तो एफ के दो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस पर एफ कॉस थीटा, एक वाई एक्सिस पर एफ। अब अगर गौर से देखें आर के साथ एफ साइन थीटा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एफ साइन थीटा क्या कर रहा है आर के साथ। अभी मैंने यही आपको बात समझाई थी कि अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी, वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। यहां एफ जो है वो एफ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यहां कौन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफ कॉस थीटा टॉर्क के केस में समझे जाया हो रहा है, टॉर्क के केस में समझिए क्या हो रहा है जाया हो रहा है। यहां मैंने लिख भी दिया, ये अगर मैं फोर्स यूं लगा रहा हूं तो ये जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन का है, जिस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एफ कॉस थीटा तो उसको खींच रहा है। अगर दरवाजा भी है तो एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, वो तो कह रहा है बेटा कब्जे से निकला, कब्जे से निकला, इधर खींच रहा है आर कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है। तो जब आप 90 डिग्री पे नहीं लगाएंगे फोर्स तो एफ कॉस थीटा कोई हिस्सा नहीं डालेगी रोटेशन में, एफ कॉस थीटा तो क्या करेगी, उसको उखाड़ने की कोशिश करेगी। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, एफ साइन थीटा। यही लिखा है, नोट दैट एफ पैरेलल, पैरेलल से मुराद है जो आर की डायरेक्शन में, आर के हिसाब से, एफ कॉस थीटा आर के पैरेलल है। तो एफ पैरेलल एफ कॉस थीटा कैन पुल द स्पैनर, स्पैनर को वो खींच सकता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशन, वो रोटेट नहीं करवा सकता। एफ परपेंडिकुलर जो आर में परपेंडिकुलर है, जो एफ साइन थीटा है, कैन रोटेट द स्पैनर दस। तो इसका मतलब है टॉर्क को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय एफ परपेंडिकुलर, आर मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ परपेंडिकुलर बाय एफ साइन थीटा का फॉर्मूला वही बन गया आर एफ साइन थीटा। लेकिन इस तरह भी टॉर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स, यानी फोर्स कौन सी, एफ साइन थीटा। समझ आ गई बात।
ठीक है, ये उतार लो। टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी? देखिए हमने कहा आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, तो साइन थीटा भी की तो कोई यूनिट नहीं होती ना, यूनिट किसकी होगी? एफ की और आर की। तो एफ से यूनिट निकलेगी न्यूटन, आर से यूनिट निकलेगी मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। इसी तरह का डायमेंशन निकालनी है तो जिस चीज़ की यूनिट नहीं होगी उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। डायमेंशन के लिए भी साइन थीटा वो छोड़ दें। टॉर्क एफ इंटू आर है, तो एफ की जगह क्या लिख दिया? एम में, मल्टीप्लाई बाय आर एम में नहीं था, यूनिट जहन में रखो। मास वैसे ही हमें यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, किलोग्राम की जगह कैपिटल एम। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर की जगह कैपिटल एल, सेकेंड की जगह कैपिटल टी। आर भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर, तो इसकी जगह क्या गया? एल, एल मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो गया? एल स्क्वायर। ये हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क की और उसकी डायमेंशन। अब देखिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था नहीं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या था? ए बी साइन थीटा। तो उलट क्या है? ए बी साइन थीटा बराबर है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और हमने कहा भी था कि हम ए क्रॉस बी को एक नया नाम दे सकते हैं, क्या? सी। अगर ए क्रॉस बी सी है तो सी बराबर है ए बी साइन थीटा यू, सही है। तो अभी हमने क्या निकाला? टॉर्क बराबर है आर एफ साइन थीटा, सही है। तो मैं लिख सकता हूं अगर ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी है तो आर एफ साइन थीटा क्या है? आर क्रॉस एफ। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। और जब आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड लिखूंगा और इसको अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना है, एरो ऊपर लगाना है, तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर किसके लिए? एन यूनिट वेक्टर है, किसके लिए? किसके लिए? डायरेक्शन के लिए ना। यूनिट वेक्टर किसके लिए? कब पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट? 50 साल पहले, 55 साल पहले, पिछली जन्म में, एक हफ्ता पहले। कितना पहले? तो भाई क्यों पढ़ाया था? एम ही पढ़ा दिया था इसीलिए तो पढ़ाया था कि टॉर्क में काम आएगा। अच्छा, टॉर्क में काम। बहरहाल यूनिट वेक्टर का नाम चेंज करके एन हो जाता है यहाँ। ये तो जनरल डिस्कशन है। कोई भी दो वेक्टर्स हों तो ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, यू उसका यूनिट वेक्टर है, और ए क्रॉस बी को कोई नया नाम दे सकते सी। तो हमने क्या किया? आर क्रॉस एफ को नया नाम दिया टॉर्क। लेकिन देखिए ये प्रैक्टिकल एक क्वांटिटी है। हमने पहले समझा प्रैक्टिकली कि टॉर्क आर एफ साइन थीटा होता है। अगर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा नहीं होता, सही है, तो इसका उलट क्या है कि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी अगर नहीं होता, ए बी साइन थीटा को मैं ए क्रॉस बी डिफाइन नहीं करता, ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा, तो फिर मैं आर एफ साइन थीटा को आर क्रॉस एफ का नाम नहीं दे सकता। अगर मैं डिफाइन करता कि ए क्रॉस बी बराबर है ए बी टेंजेंट थीटा, या ए क्रॉस बी बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा, या ए स्क्वायर ए क्रॉस बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, तो फिर मैं फेल हो जाता ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आ रहा है कि आर एफ साइन थीटा है। अगर मैंने आर एफ साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ए बी के साथ क्या होना चाहिए? साइन। इसलिए ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा है। समझ में आ रही है बात? ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा क्यों डिफाइन किया? क्योंकि टॉर्क एग्जैक्टली उस डेफिनेशन पे क्या हो गया? बैठ गया। इस तरह हम आगे कुछ और क्वांटिटीज भी पढ़ेंगे। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा डिफाइन किया है तो हमें फिजिक्स की कुछ प्रैक्टिकल क्वांटिटीज को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना हमारे लिए मुमकिन हो गया। अगर ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर ऐसा मुमकिन, रीजन ये ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा कहने की। अब एन क्या है? वही यूनिट वेक्टर है। जिस तरह वहां भी यू क्या था? यूनिट वेक्टर। किसके परपेंडिकुलर? आर और एफ के, आर और एफ के। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, बाकी चीजें अगर छोड़ दो, ये जो मैंने स्पैनर का इस डायरेक्शन में आर है,
और इस डायरेक्शन में एफ है। तो बेसिकली मैंने कहा था ना आर को हम थोड़ा और आगे घुमा लेंगे तो ये आर की डायरेक्शन है, मैं यूँ घुमा रहा हूँ। तो अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को घुमाएं, या स्क्रू रूल लगाएं, स्क्रू रूल यूँ घुमाना होगा ना, एंटी क्लॉक आर को एफ की तरफ, आपकी बॉडी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इस केस में स्पैनर भी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है बॉडी तो आपका टॉर्क क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। टॉर्क क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है टॉर्क आउट ऑफ द, और आउट ऑफ द प्लेन को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव टॉर्क होगा। यू को हमने पॉजिटिव कहा था अगर याद हो, सही है। और अगर इसका उलट हो जाए, इसका उलट क्या हो जाए कि अब ये जो फोर्स है आप नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स आप नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो जब फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हैं बॉडी अब कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। बॉडी जब क्लॉकवाइज घूमेगी, अगेन आर को आगे ले गए, अब मैंने आर से एफ आना है, स्क्रू घुमाना है, स्क्रू क्या होगा, अंदर जाएगा। दो रूल थे ना, स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल। यहाँ आर से एफ स्क्रू घुमाऊंगा तो बाहर आएगा, यहाँ आर से एफ स्क्रू घुमाऊंगा तो अंदर जाएगा। यहाँ से राइट हैंड का रूल है तो भी अंगूठा बाहर आ रहा है, यहाँ से राइट हैंड रूल है तो अंगूठा अंदर जा रहा है। तो अगर आपकी बॉडी रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्या होगा, इनटू द प्लेन, और वो इनटू द प्लेन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। और ये टॉर्क होगा कहाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। कहाँ होगा ये, जहां बॉडी रोटेट होगी जिस लाइन के गिर्द, उस लाइन के साथ होगा। ये बिल्कुल थीटा और ओमेगा, अगर याद है थीटा भी हमने कहा था क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन, ओमेगा भी आउट ऑफ द, सही है। और ये सारे होते क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, सारे कहाँ होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। वही अगर ये मेरा स्केल घूम रहा है यूं, सही है, यूं घूम रहा है, अगर इसके हिसाब से बोर्ड के यूं घूम रहा है तो यहाँ पे क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये यूं घूम रहा है, इसका मतलब ये इस प्लेन में घूम रहा है, ज़मीन के प्लेन में। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके क्या है, परपेंडिकुलर। टॉर्क भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर। मैं यूं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, आर से एफ, फोर्स इधर है आर से एफ, और अगर फोर्स नीचे है तो आर से एफ। क्लियर है भाई सबको। तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते थे, लेकिन समरी क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन, क्लॉकवाइज है तो बॉडी की रोटेशन। अब इसको भी भूल जाओ, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो आउट होगा, रूल वही निकाल रहा है ना। अगर हम रूल को निकाल दें बीच में से, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन है, क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो टॉर्क इनटू द प्लेन। ठीक है।